जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 1973 में जब पेंशन कम कर दी गई, तब से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा लगातार पूर्व सैनिकों द्वारा उठाया जा रहा था और आखिरकार मौजूदा सरकार ने 2014 में ओआरओपी को लागू कर दिया। वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के बाद जो ऐतिहासिक निर्णय मौजूदा सरकार ने लिया है, इसके बाद इन्होंने अपने पूरे चिट्ठे भी खोल दिए। इन्होंने बताया कि अब तक की सरकारें इसको फुटबॉल बना के क्यों खेल रही थी और हमने इस वन रैंक वन पेंशन के ऊपर क्या क्या काम किए। इस पूरी बुकलेट के अनुसार, जो कि 16 पेज की एक किताब है, उस किताब के अनुसार हम ये पूरा मुद्दा समझेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को शामिल किया गया है। ये पूर्व सैनिकों की आंखें खोल देने वाला पूरा मुद्दा है। इसमें जो पॉइंट शामिल किए गए हैं कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो किस प्रकार वन रैंक वन पेंशन को एक चुनावी मुद्दा बनाती थी और उसके बाद इसके ऊपर गोलमोल जवाब देके उसको ठंडे बस्ते में डाल देती थी और फिर 5 साल का इंतजार करती कि जब वापस आएंगे तो हम पूर्व सैनिकों को ओआरओपी के ऊपर फिर लालच देंगे। आज से 5 साल पहले, ये 2019 में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये एक ट्वीट किया गया था। आज से 5 साल पहले भारत ने हमारे महान सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो साहसपूर्वक हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। 5 इयर्स ऑफ ओआरओपी एक महत्वपूर्ण अवसर है। दशकों तक भारत वन रैंक वन पेंशन का इंतजार करता रहा। ये 7 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बात ट्वीट के जरिए लिखी थी। अब इसी के साथ एक यहाँ पे लंबी चौड़ी टेबल बनाई हुई है कि पहले की पेंशन नीति में जो अंतराल है, उसके बाद एक लंबे समय से लंबित मुद्दा था, सरकार द्वारा क्या क्या इसके ऊपर कदम उठाए गए, ओआरओपी का लाभ 2019 तक कितना मिला, वित्तीय लाभ की गणना दी गई है, सुधार से किसे फायदा हुआ किसे नहीं, और फाइनली वन रैंक वन पेंशन पर मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है। देखिए, पहले की पेंशन नीति में अंतराल। वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन से पहले पेंशन की गणना कर्मियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के समय एक विशेष वेतनमान और वेतन बैंड में निकाले गए वेतन से जुड़ी थी। वेतन आयोगों की सिफारिश पर वेतनमान को उच्चतर पक्ष में संशोधित किया जाता है। वेतनमान के संशोधन के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पहले से सेवानिवृत्त हुए लोगों की तुलना में अधिक पेंशन मिलती है। इसलिए अतीत और वर्तमान के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में अंतर बना रहता है। ये ओआरओपी आने से पहले हो रहा था। हमारे सैनिक 40 साल तक धैर्यवान रहे। वे कभी अनुशासन से बाहर नहीं रहे। उन्होंने हमेशा व्यवस्था का सम्मान किया है। वे इस योजना की मांग करते रहे और हमारे सैनिक जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, उनसे झूठ बोला गया, जो कि हर भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं। अब ये मुद्दा बहुत ही लंबे समय से लंबित मुद्दा था। पूर्व सैनिक पिछले 40 वर्षों से अधिक से वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 2015 से पहले इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व में विभिन्न समितियां और निकायों द्वारा विचार किया गया। अन्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आम तौर पर इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है। इन समितियों और निकायों की सिफारिशों का सार संक्षेप में है। यानी 2015 में जब सरकार ने घोषणा की कि 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी लागू की जाती है, तो उससे पहले इस वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कब कब क्या क्या विचार किया गया, किन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसका जिक्र आगे यहाँ पे किया गया है। ये मुद्दा तीसरे वेतन आयोग में ही इसने जोर पकड़ा था। इसमें रैंकों के आधार पर 3 से 9 साल तक पेंशन के लिए योग्यता सेवा में वेटेज की सिफारिश की गई थी। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर उच्च स्तरीय समिति 1984 में केपी सिंह देव समिति बनी थी। समिति ने सिफारिश की कि सरकार को विशेष रूप से उस सिद्धांत के आलोक में
वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर विचार करना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन के संबंध में पहले ही स्थापित हो चुका है। यानी यहाँ पे जो केपी सिंह देव समिति थी, उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उनकी जो पेंशन का फिक्सेशन हो रहा है, उसी के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेज के पेंशनर्स की पेंशन का भी यहाँ पे फिक्सेशन होना चाहिए। फिर बात करते हैं फोर्थ पे कमीशन की। तो आयोग ने कहा, यानी फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि पेंशन के सम्मानीकरण यानी इक्वलाइजेशन के सुझाव को स्वीकार करना मुश्किल है। इसके अलावा इसमें विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों को कोई समान लाभ प्रदान किए बिना काफ़ी प्रशासनिक और लेखांकन कार्य शामिल होगा। यानी जो फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दे को उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं, उन्होंने रिकमेंड किया ही नहीं। तो जब जो पे कमीशन कमेटी है वही रिकमेंड नहीं करेगी तो सरकार उसके ऊपर फैसला क्यों लेगी। इसके बाद समय आया 1991 का, उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति 1991, जिसे शरद पवार समिति भी कहते हैं, समिति द्वारा वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं दी थी। शरद पवार जो कमेटी थी उसने भी ओआरओपी के मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं कही। समय आता है पांचवें पे कमीशन का। पांचवें पे कमीशन की जब रिकमेंडेशन होती है तो आयोग ने यह कहते हुए वन रैंक वन पेंशन देने की सिफारिश नहीं की कि प्रत्येक वेतन आयोग वेतन में कुछ लाभ देता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से अधिक होता है। ऐसे लाभ पेंशनर्स को देने की आवश्यकता नहीं महसूस की गई। पांचवें पे कमीशन से भी पूर्व सैनिकों को निराशा हाथ लगी। अब 2003 में जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो कमेटी बनी, डिफेंस मिनिस्टर की, रक्षा मंत्री की समिति की रिपोर्ट जून 2003 की है। रक्षा मंत्री की समिति ने इस मुद्दे को सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालय समिति द्वारा विचार करने के लिए छोड़ दिया। यानी ओआरओपी का नाम सुनते ही, चाहे कोई कमेटी हो चाहे पे कमीशन हो, सब घबरा रहे थे, सब कतरा रहे थे। कोई भी है जो पूर्व सैनिकों के जो मुद्दे की जो एक लंबित मांग थी ओआरओपी की, उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा था। हो सकता है इसके पीछे सरकार की मंशा ऐसी हो, या सरकार पहले से ही उनको ये गाइड कर रही थी कि आप ओआरओपी के मुद्दे के ऊपर बात नहीं करेंगे। और 2003 में कह दिया कि ये जो आपसी मंत्रालयों के मुद्दा है और उनको विचार विमर्श करना चाहिए कि ओआरओपी किस प्रकार लागू की जाए। जब ये बात उठी तो अंतर मंत्रालय समिति बनी। वन रैंक वन पेंशन की मांग पर विचार करने के लिए पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 27 फरवरी 2003 को एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया। समिति ने 24 सितंबर 2004 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन प्रदान करने का पक्ष नहीं लिया। मतलब यहाँ पे भी पूर्व सैनिकों की अनदेखी की गई। तो यहाँ पे पूर्व सैनिक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सरकारें कितनी आपके खिलाफ है। बल्कि पीबीआर के लिए 1 जनवरी 1996 से प्रभावी संशोधित पे स्केल के अधिकतम पर आधारित संशोधित एकरूपता की संतुष्टि की। यानी ओआरओपी की जो मांग है उसको खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि 1 जनवरी 1906 से जो पे कमीशन लागू हुआ है उसमें जो मैक्सिमम स्केल है उसके अनुसार इनकी पेंशन को संशोधित किया जाए। ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति, इस समिति ने अपनी 20वीं और 21वीं रिपोर्ट में आर्म्ड फोर्सेज के कार्मिकों को वन रैंक वन पेंशन प्रदान करने के लिए अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया। यानी जो संसदीय समिति है वो लगातार ये कह रही थी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होना चाहिए, और इस बार भी उसने कहा है कि ओआरओपी लागू करो। फिर वन रैंक वन पेंशन पर कानून मंत्रालय के विचार। वर्तमान प्रणाली न्यायिक जांच की कसौटी पर खरी उतरी है। वन रैंक वन पेंशन के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता और उसी की कानूनी व्यवहार्यता न्याय निर्णय के लिए खुली है। इसके अलावा वित्तीय पहलू भी है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह कानून मंत्रालय ने कहा कि आप इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हजारों करोड़ रुपए लगेंगे ओआरओपी के नाम पे, ओआरओपी का रिवीजन के नाम पे, ओआरओपी के एरियर के नाम पे, तो उसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। फिर एक मंत्रियों का समूह है। इस मांग पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा जनवरी 2005 में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। जीओएम ने
ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने ओआरओपी की सिफारिश नहीं की थी। फिर 2005 में फिर इस मामले को स्टैंड डाउन कर दिया गया, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाया गया कि आप ओआरओपी के ऊपर विचार करें, तो उन्होंने इस बात की सिफारिश की ही नहीं। यानी कभी कभी इसकी मांग उठती थी, जोर पकड़ती थी, और बाद में कभी कोई कमेटी या पे कमीशन या ग्रुप ऑफ मेंबर्स की सिफारिश आती थी, तो वहाँ पे कहा जाता कि ओआरओपी देने की आवश्यकता नहीं है। आ गया ऐसे करते करते छठा वेतन आयोग। छठे वेतन आयोग ने भी वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश नहीं की। यानी सरकार की ओर से, जो भी उस समय तत्कालीन सरकारें रही, उनकी ओर से ओआरओपी कोई मुद्दा उनके लिए था ही नहीं। वो हमेशा पूर्व सैनिकों को इलेक्शन के समय जरूर बोलते थे, लेकिन बाद में कोई ऐसी एक कमेटी बना के या वेतन आयोग से ये कहलवा देते कि ओआरओपी की आवश्यकता है ही नहीं। अब इसके बाद 2009 में एक कैबिनेट सचिव समिति बनी। समिति ने इस मांग और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार किया, लेकिन ओआरओपी की सिफारिश नहीं की। हालांकि इस कैबिनेट सचिव समिति 2009 ने अतीत और वर्तमान पेंशन भोगियों के बीच के अंतर को कम करने के उद्देश्य से 7 सिफारिशें की थी, जिसमें वन रैंक वन पेंशन नहीं थी। इसके बाद स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। स्थायी समिति ने अपनी 7वीं और 9वीं 15वीं लोकसभा की रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन पर फिर से अपना रुख दोहराया, यानी वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाए। उसके बाद राज्यसभा याचिका समिति, इस समिति ने 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करनी चाहिए। यहाँ पे ओआरओपी का मुद्दा फिर से तूल पकड़ा और कैबिनेट सचिव समिति 2012, इस समिति ने ओआरओपी के कार्यान्वयन की सिफारिश नहीं की। यानी एक बार ओआरओपी के मुद्दे पर मामला आगे बढ़ता तो फिर से कोई सचिव समिति या सिफारिश आती कि ओआरओपी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसने पिछले सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य तरीकों की सिफारिश की। ये बात हर कोई कह रहा था कि जो पुराने पेंशनर्स है उनकी पेंशन अभी आ रहे पेंशनर से कम है, तो उनकी पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ओआरओपी जैसा कोई मामला नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार फुटबॉल को लगातार खेला गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैंने वन रैंक वन पेंशन के लिए आपके समक्ष एक संकल्प लिया था। आपको पिछली सरकारों के कार्यकाल में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और आंदोलन शुरू करने पड़े। राष्ट्र उसी का गवाह है। अब राष्ट्र और आप सभी इस बात के गवाह है कि न केवल वन रैंक वन पेंशन लागू की गई, बल्कि हमारी सरकार द्वारा अब तक 35,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। ये बात 2019 की है। सरकार का पेंशन बजट 44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। और अब मौजूदा समय में ये कह रहे हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए जो है ओआरओपी 2 तक दे दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बातें लिखी गई है उनके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। आगे हम बात करेंगे कि अब मौजूदा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। आप देख सकते हैं कि इससे पहले कोई भी ओआरओपी देने के लिए राजी नहीं था, लेकिन मौजूदा सरकार ने ओआरओपी दिया है। हाँ, इसमें पेंशन विसंगतियाँ रही है, विसंगतियाँ दूर करने के लिए ही होती है, और यही सरकार यदि करेगी तो एक दिन पेंशन विसंगतियाँ दूर करेगी। मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं करता, सरकारें कोई भी हो, लेकिन उनकी तुलना की जाती है कि कौन पूर्व सैनिकों के हित में सोचता है, हितकारी है, और कौन पूर्व सैनिकों को नकारता है। अभी जो विपक्ष है वो अपने मुद्दे में ओआरओपी को भी शामिल किए हुए हैं, अग्निपथ स्कीम को भी शामिल किए हुए हैं, लेकिन यही सरकार जब इतने सालों से राज कर रही थी, उन्हीं के अधीन ये समितियां बनी, पे कमीशन बने, संसदीय समिति बनी और स्थायी समिति बनी, कैबिनेट सचिव समिति बनी, लेकिन किसी भी समिति ने ओआरओपी का पक्ष नहीं लिया। अब ये सरकार बता रही है कि हमने क्या किया। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार कर लिया। 16वीं लोकसभा के गठन के बाद 9 जून 2014 को संसद के दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया था, और वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन के लिए बजट 2014-15 में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रदान किया गया था। रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के सरकार के फैसले के अनुसरण में इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय में बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, यानी लगातार इसके ऊपर बैठकें शुरू हुई। सरकार ने बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों से परामर्श किया। रक्षा पेंशन की व्यापकता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए ओआरओपी के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेश जारी करने से पहले विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया। यानी इन बैठकों में
एक्स सर्विसमैन को भी बुलाया गया और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाया गया कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी ना रह जाए। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार ने भारी वित्तीय बोझ के बावजूद 7 नवंबर 2015 को आदेश जारी कर वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त आर्म्ड फोर्सेस के कार्मिकों को इस आदेश के तहत कवर किया गया था, OROP 1, जो कि आपको पता है। अब OROP में जो लाभ दिए गए हैं वो आपके सामने है। सरकार हमेशा गिनाती रहती है, मोदी जी अपने भाषणों में बताते रहते हैं कि बिना वित्तीय प्रभाव और परवाह किए सरकार ने पूर्व सैनिकों को OROP दी और OROP 1 और OROP 2 का रिवीजन किया। तो इसमें अब OROP की जो विशेषता है आप सबको पता है कि 2013 का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया गया और 2014 जुलाई से इसको लागू किया गया। 2013 में एक ही रैंक में सेवानिवृत्त कर्मियों के न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत और समान सेवा अवधि के साथ सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन फिर से तय की गई, जिसमें बहुत सारे पुराने पेंशनर्स थे 2013 से पहले, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई। अब इस औसत से ज़्यादा किसी की पेंशन थी तो उस पेंशन को कम नहीं किया गया और निर्णय लिया गया कि हर 5 साल में वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होगा, जो कि वन रैंक वन पेंशन का दूसरा रिवीजन 1 जुलाई 19 से हो चुका है और 1 जुलाई 2024 से वन रैंक वन पेंशन 3 का रिवीजन अभी होना है। तो इसमें वित्तीय लाभ की ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। 1 जुलाई 14 से ये लागू हो गया था और इसके अंदर जो 80 साल से ज़्यादा उम्र है, जो ओल्ड एज पेंशनर है, उनको प्लस जो फैमिली पेंशनर्स थे, उनको एक ही बार में पूरी किस्त दे दी गई थी। बाकियों को 4 किस्तों में OROP का भुगतान किया गया। अब इस OROP में पेंशन सुधार से किसको फ़ायदा हुआ? 30 जून 14 तक सेवानिवृत्त रक्षा बल पेंशन भोगी और उसके पूर्व में पारिवारिक पेंशन भोगी OROP से लाभान्वित हुए। तो इस प्रकार ने अपना पूरा एक रिपोर्ट बना के वन रैंक वन पेंशन पर 2019 तक क्या हुआ वो पेश किया आप सबके लिए और हकीकत बताई कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक वन रैंक वन पेंशन पर किस सरकार ने क्या साजिश रची। उस साजिश में पूर्व सैनिक फंसते गए। 40 सालों की जो मांग थी वो 2014 में आखिरकार पूरी हुई। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या यही वो सरकार थी। यदि नहीं आती तो OROP का इंतज़ार अभी तक हमारे को करना पड़ता या फिर तत्कालीन सरकार OROP को लागू करती, या हमेशा ही वन रैंक वन पेंशन को पूर्व सैनिकों के सामने रखती रहती और चुनावी मुद्दा बनाती रहती। अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को सभी की जानकारी के लिए शेयर करें। जय हिंद।